बात है कि हमारे कार्यक्रम की में मैडम एक पार्टिसिपेंट के रूप में है, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है और मुझे बड़ा अजीब सा लग भी रहा है। मतलब कई बार लग रहा है कि जो हमारी कमतरी है वो मैडम सब जान जाएंगी, अभी तक सब कुछ छिपा हुआ था वो मैडम जान पाई जाएंगी। तो खैर ये मैडम का जहाँ 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 पंकज सर हो ना वहाँ कमी नहीं होती सर। ये मेरी अपनी फीलिंग्स है। जी जी। तो मैं आदरणीय प्रोफेसर प्रतिभा मैम को अनुरोध करूंगा कि प्रोफेसर श्रीवास्तव सर का परिचय दें। और मैं एक एक मिनट मैम, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि मैं जो परिचय में तो है, लेकिन जो चूंकि मैं उनके विभाग में हूँ और उनके साथ हूँ, तो एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ श्रीवास्तव सर के अंतर्गत कि मैं गांधी का फॉलोअर तो हूँ और गांधी के विचारों से बहुत साम्यता रखता हूं और मतलब कोशिश करता हूं कि सीखूं, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो ईमानदारी से और इसको स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव से पिछले 8-9 सालों से लगातार हर दिन सीखता हूं। जिस जिस मेहनत के साथ, जिस शिद्दत के साथ वो काम करते हैं और जिस तन्मयता के साथ वो काम करते हैं, उससे हम लोग सीखते हैं। और उनका जो सरल स्वभाव है, सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और उस सरलता के साथ वो हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। तो और वो मुझे हर दिन मतलब समझाते हैं, सिखाते हैं। तो एक प्रकार से बड़े भाई की भूमिका में है। विभागाध्यक्ष तो वो बाद में है, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छे इंसान के तौर पे हर दिन हम उनसे सीखते हैं। तो प्रोफेसर श्रीवास्तव से हर दिन सीखने की जो जरूरत है, मैं मानता हूं कि जैसे हम गांधी से कुछ सीखते हैं, वैसे हम प्रोफेसर श्रीवास्तव से सीखते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके विभाग में हूँ और उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू पंकज जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी 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 मैम जी। आ रही मैम, आ रही। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं एक ऐसे कार्यक्रम से जुड़ी हुई हूँ। बहुत कुछ देखिए, सीखना और जो सीखने की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है और चलती रहनी चाहिए। और बहुत कुछ सीखने का मौका मुझे एक दिन में ही मिला है। और सबसे बड़ी जो बात है, आज की जो परिचय सेशन में हम लोगों ने जाना कि गांधी को जानना और जानने की इच्छा करना, गांधी का अनुयायी होना या गांधी के विषय में कुछ चीजें सीखने की इच्छा करना केवल इतिहास के लोगों का ही काम नहीं है। तो इस कार्यक्रम से पता चल रहा है कि सभी ही विषयों के लोग जो हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं वर्तमान में मैं अपना संक्षिप्त एक लाइन में परिचय दे दूं। प्रोफेसर प्रतिभा उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में इतिहास विषय में मैं यहाँ पर आचार्य हूँ। और सबसे बड़ी जो बात है कि मैं आज जिनका परिचय दे रही हूँ, प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव सर, उनका परिचय देना अपने आप में एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। क्योंकि बहुत सालों से मैं उन्हें जानती हूँ और आप कह सकते हैं कि इतने सालों में एक बड़े भाई की तरह से, एक मार्गदर्शक की तरह से उन्होंने जो है कदम कदम पर हम लोगों को गाइड किया है। अपनी एक जो भूमिका है एक बहुत अच्छे शिक्षाविद के रूप में, बहुत ही इतनी बहुमुखी प्रतिभा और इतना मृदुभाषी होना, उसके बाद मुझे लगता है सब कुछ बहुत बहुत अजूबा सा लगता है इनफैक्ट। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 2 मई 1967 को 2 मई 1968 को जन्मे प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव सर ने अपनी जो मास्टर्स है वो उन्होंने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गुना से लिया 1995 में। और यहाँ पर भी जीवाजी विश्वविद्यालय में उन्होंने स्वर्ण पदक लिया। और 50 से अधिक पुस्तकें प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव सर के क्रेडिट में इस समय है। और 105 से अधिक शोध पत्र जो लेखन है वो अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सभी तरह के जो जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें उनके लगातार प्रकाशित होते रहे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक नया आयाम उन्होंने उपस्थापित किया है कि एक साथ कोई व्यक्ति इतने अधिक समय तक और इतना कंटिन्यू लेखन कार्य में सक्रिय रह सकता है। साथ ही प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव सर ने 100 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपनी सहभागिता से उन सम्मेलनों को गौरवान्वित किया है। और अगर स्वयं के स्तर पर देखा जाए तो उन्होंने 4 राष्ट्रीय और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन करके अपनी जो आयोजकीय दक्षता है उसको भी उन्होंने प्रमाणित किया है। बहुत सारे इस तरह के कैंप्स किए हैं जिनमें बहुत उल्लेखनीय है कल्चरल वैल्यूज फाउंडेशन कैंप, और बहुत सी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं के साथ जिनके नाम लेने लगूंगी तो बहुत सारा समय लग जाएगा।
संपादक मंडल को अलग अलग पदों पर रहते हुए प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव सर ने सुशोभित किया है। और एक आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव सर एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी है और आपका रंगमंच से भी एक बहुत ही अनूठा रिश्ता है और लगातार जो है अभिनय के क्षेत्र में, नाटक लेखन के क्षेत्र में सर सक्रिय हैं। अगर आप सर की सीवी देखें तो सब उस तरह की चीजों से आपका परिचय हो पाएगा। तो जो रंगमंच की पृष्ठभूमि है सर की, वो उन्हें प्रतिष्ठित रंगकर्मी और फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव जी से जोड़ती है, जिनके द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। और इसके साथ और बहुत सारे सम्मानों पुरस्कारों से सर को सम्मानित किया गया है, जिनमें दीवान प्रतिपल सिंह बुंदेला स्मृति सम्मान 2020 का एक बहुत ही उल्लेखनीय सम्मान है। इसके अलावा सत्यम आर्ट एंड कल्चरल म्यूजियम द्वारा इतिहास वेत्ता का जो उनका एक सतत और बहुत विशाल का इतिहास लेखन है, उसके द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। बहुत से विश्वविद्यालयों की बोर्ड ऑफ स्टडीज को आप गौरवान्वित कर रहे हैं, बहुत सारी शोध समितियों के मेंबर हैं। और इस समय सागर विश्वविद्यालय के डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर के इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंट एजुकेशन के डायरेक्टर पद को आप सुशोभित कर रहे हैं। इसके अलावा किया है आपने, और यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग लाइसेंस ऑफिसर एंड डेप्यूटी सिक्योरिटी ऑफिसर जैसे पदों को आपने सुशोभित किया है। इस समय आप जैसा कि डॉक्टर पंकज जी ने बताया, इतिहास विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष पद को आप सुशोभित कर रहे हैं। साथ ही एडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज हेड के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इतनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जैसा कि आज सर का जो टाइटल है आपके व्याख्यान का, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ एन इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर बीके श्रीवास्तव सर एन इंस्पायरिंग पर्सनालिटी कहना ज्यादा अच्छा होगा। सर, मैं आपका परिचय कराते हुए अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ। थैंक यू, वेलकम सर। मैम, एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ सर के परिचय में, कि सर ने अपने जानकारी में नहीं लिखा, सर इतिहासकार होने से पहले एक सिविल इंजीनियर भी हैं। तो एक सिविल इंजीनियर इतिहासकार कैसे बन गया, इसकी भी इंटरेस्टिंग कहानी, कभी हम लोग इस पर बात करेंगे। तो बस यही बताना चाह रहा था कि सर एक सिविल इंजीनियर भी हैं इतिहास के पहले एक बार बताया था, लेकिन इस समय तभी मैं सोच रही थी। जी 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 जी, ठीक स्वागत है सर आपका। नमस्कार मैडम, थैंक यू डॉक्टर पंकज जी, सभी पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू। ये आज बड़ा मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि प्रोफेसर प्रतिभा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनके सामने, उनके बीच यह व्याख्यान देना अपने आप में एक सुखद अनुभूति है। आप पंकज जी को कल से देख ही रहे हैं और मैम भी साथ में हैं, तो जब ऐसी शख्सियत हो तो थोड़ा सा जो वक्ता है वो थोड़ा संकोच में कभी कभी आ जाता है, लेकिन चूंकि ये दायित्व है और कहते हैं ना कि जब कोई दायित्व आप पूरी तन्मयता के साथ निभाना चाहते हैं तो सरस्वती आपकी जिह्वा पर आ जाती है। और सरस्वती का जो प्रताप है वह यह है कि वो आपके कॉन्फिडेंस को पुनः ले आता है। कई बार ऐसा होता है कि सामने ऑडियंस में लोगों को देखकर हम थोड़ी देर के लिए कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, लेकिन जब हम बोलना शुरू करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस फिर से गेन होने लगता है। साथियों, ये जो टाइटल है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ एन इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, तो आपको बता दें कि जो ये गांधी का पर जो आपका ये शॉर्ट टर्म कोर्स है और गांधी को एक नए सिरे से, नई दृष्टि से देखा जा रहा है। वर्तमान में उनके विचारों की प्रासंगिकता पर बात की जा रही है। और चूंकि ये शॉर्ट टर्म कोर्स हमारे डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय में किया जा रहा है, तो जनरली ये रहता है कि भाई जो भी, जैसे यूनिवर्सिटी का नाम है तो पार्टिसिपेंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया हैं, तो उनके मन में आता है कि आखिरकार ये हरि सिंह गौड़ कौन थे। तो ये जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, तो उस क्वेश्चन के लिए, उस आंसर के लिए ये बताया जा रहा है कि हाँ ये कौन थे, जिससे कि मन में ये कभी ना आ पाए। और जैसा कि इंस्पायरिंग पर्सनालिटी की बात लिखी है, तो आपको एक चीज बता दें कि जब आप कहीं जुड़ते हैं या कहीं जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जिस व्यक्ति से आप पढ़ते हैं, जिसके व्यक्ति के बारे में या जानते हैं, देखते हैं, इंस्पायर होते हैं,
तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व और उस व्यक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और उससे काफी चीजें हमारे जीवन में स्वतः ही बेहतर होने लगती हैं। आपको बता दें कि ये गांधी जी और हरि सिंह गौर ये दोनों भी पैरेलल पॉलिटिक्स में रहे हैं। बस अंतर ये हो गया कि डॉक्टर हरि सिंह गौर कुछ समय के लिए, मुश्किल से ये आप ये मान के चलिए 1923 से और 33 मतलब 8-10 साल राजनीति में रहे और उसके बाद वो एजुकेशन में आ गए। और आपको बता दें कि ही वाज द फाउंडर वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया और इट इज टू बी फाउंडेड बाय डॉक्टर हरि सिंह गौर। ही वाज द फर्स्ट फाउंडर वाइस चांसलर। और साथियों उसके बाद उनका जो वर्क था, उनका जो कार्य था वो इतना बेहतर था कि उनको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मिले। एक टर्म मिला पहला, उसके बाद दूसरा मिला और तीसरा। और एट द एंड ऑफ एवरी टर्म जो चांसलर थे उन्होंने उसके कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक अच्छा मुकाम इनके द्वारा ही दिया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि फिर आके नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनते हैं, फिर उसके बाद सागर यूनिवर्सिटी के सागर में विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। तो साथियों ये आपको बता दें कि थोड़ा सा मेरा अभी आपके साथ 2 अक्टूबर को पुनः मैं रूबरू होऊंगा और ये जो बात है एज ऑल ऑफ बी टीचर्स और हम सभी चाहते हैं कि हमारे अंदर टीचिंग स्किल्स बढ़े। और साथियों ये जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसका ये प्रयास रहता है कि कम से कम लोग हमें जाने, कम से कम लोग हमें जाने। क्योंकि देखिए आप ये मान के चलिए कि आप जिस शहर में भी रह रहे हैं, आप जिस शहर में भी रह रहे हैं वहां पर आपने देखा होगा कि कोई बहुत अच्छा नाश्ता बनाता होगा, ब्रेकफास्ट बनाता होगा तो पूरा शहर उसको जानता होगा और उसके यहाँ सुबह ही सुबह भीड़ लगती होगी। कोई बहुत अच्छी सब्जी देता होगा या फल विक्रेता होगा तो आपने देखा होगा उसके दुकान पर काफी भीड़ लगती है। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सफल या महत्व किसी पद पर पहुंच के ही प्राप्त करे। व्यक्ति अपने कर्म से जिस कर्म में भी वो काम कर रहा है और जिस जगह पर भी है वहां पर अगर वो बेहतर करता है तो उसको महत्व मिलता है। तो ये साथियों में ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स है कहना चाहूंगा कि आप अपना अगर जो वीडियो ऑन कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो ऑन करने से क्या होता है कि हम जब सामने देखते हैं तो थोड़ा सा हमें भी प्रेरणा मिलती है। तो आपको एक बात बता दूं कि मैं भी इंजीनियरिंग में था और जैसे कि इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स रहते हैं उस तरह की सब हैबिट्स रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये रिफॉर्म हुआ और ये जो होता है ये होता है आपकी सोच से और बचपन से ही आपकी सोच बनने लगती है। आप अपने अतीत में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आज आप जो भी हैं, व्हाट एवर यू आर एट प्रेजेंट, इट इज ड्यू टू दी योर आइडियाज इन द पास्ट। आपने अतीत में जो कुछ भी सोचा था आज वही आपके सामने है। तो अगर आप बहुत अच्छी जगह हैं, बहुत अच्छी तरह से हैं तो इट्स ओके। और अदरवाइज इससे एक चीज और समझ में आती है कि आज हम जो सोचेंगे, व्हाट एवर वी थिंक टुडे, व्हाट वी फिक्स अवर गोल टुडे, तो आप एक यकीन मान लिए कि अगर ये आपका जो गोल है, आपका जो एम है, वो अगर पूरा आपके शरीर में पूरी तरह से रग रग में अगर बस गया तो इतना आप मान लीजिए कि विद इन 5 years you are successful to get your goals within 5 years। और आई थिंक 5 years भी मैंने ज्यादा कह दिया। और साथियों क्या होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी चीज को बहुत दिल से पसंद करते हैं, आपकी बहुत इच्छा होती है और जब वो इच्छा इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपके सोते जागते बैठते आपके दिमाग में वही चीज चलती रहती है तो आप देखेंगे कि आप उसको अचीव कर लेते हैं, आपको वो चीज अचीव हो जाती है, कोई भी चीज हो। तो ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं और प्रकृति में जो कुछ भी है वो पुरुष की वजह से है, व्यक्ति की वजह से है, और आज व्यक्ति जो कुछ भी हो प्रकृति की तरफ से है।
तो आप ये मान के चलिए कि आपके सराउंडिंग्स, प्रकृति में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो कि आप ना चाहते हो। आप जो चाहते हैं वही आपके जीवन में वैसा वैसा आपके जीवन में होने लगेगा। और एज फ्रेंड्स वी आर ऑल टीचर्स, और हम अच्छा लिटरेचर पढ़ते हैं, बच्चों को मोरल एजुकेशन देते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है और आपने देखा होगा इस एजुकेशन पॉलिसी में जो बेसिक इसका जो एम है या इसकी जो सोल है या इसकी जो आत्मा है वो क्या है कि टू इनकलकेट दी वैल्यूज इन द स्टूडेंट्स, छात्रों में कल्चरल वैल्यूज को इनकलकेट किया जाए, ये इसका मूल आत्मा है। और इसीलिए आप देखिए कि इसमें ये फ्रीडम दिया गया है कि इफ यू आर स्टडिंग इन इंजीनियरिंग then you can take a subject of social science, humanities. It is only due to this कि आपकी जो भी इच्छाएं, whatever you want, you can fulfill your wills through education. और देखिए हम कबीर को सब जानते हैं। कबीर ने कहा था कि कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आपने देखा होगा हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक केपीजे अब्दुल कलाम की जब वो शांत हुए और उनकी आपने यात्रा देखी होगी, अंतिम यात्रा आपने देखी होगी, कितना हुजूम था उस यात्रा में, और हर व्यक्ति जो उस जगह पर था वो तो रो ही रहा था, जो भारत में कहीं पर भी था वो उसकी आंखों में भी आंसू थे। तो ये होता है वर्क कल्चर। और उनकी आप कोई भी किताब पढ़ें, द फायर पढ़े उनकी, अग्नि की उड़ान, उसका हिंदी अनुवाद भी आ चुका है, आप देखेंगे कि उसको अगर आपने पढ़ लिया तो यू कैन कम टू नो कि व्हाट आर द वैल्यूज व्हिच मेक अब्दुल कलाम सो पावरफुल। तो आपको बता दें कि ये जो चीज है ये जब हम साहित्य पढ़ते हैं, अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, तो ये चीजें हमारे अंदर आती हैं। और इसी बात को आपको बता दें कि आला बुंदेलखंड में हम हैं, बुंदेलखंड का आला बड़ा फेमस है, और आला भी यही कहता है कि मानुज देई जा दुर्लभ है, आए समय न बारंबार, पात टूट के जो तरवर को कबहू लौट न लागे डार, मर्द बनाए मर जेबे को खटिया पर के मरे बलाए, खटिया पर के जे मर जाए नाम दूर पुरखन को जाए। यानी कि वो बताता है आला कि ये जो मनुष्य का जन्म है ये बड़ा दुर्लभ है, ये आसानी के साथ नहीं मिलता, और ये समय बार बार नहीं आता। जीवन में एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है, और जिस प्रकार एक बार डगाल से पत्ता टूट के नीचे गिर गया तो वो दोबारा डगाल पर नहीं लग सकता, इसी प्रकार ये मनुष्य का जन्म अगर आपने ऐसे ही खत्म कर लिया तो ये पुनः आपको नहीं मिलने वाला। और ये तो सही एक शाश्वत सत्य है कि मृत्यु सबकी होती है, लेकिन इस मृत्यु में भी जो खटिया पे पड़े पड़े मर जाएंगे, बिस्तर पे पड़े यानी आलस करते हुए इस अपने शरीर को खत्म कर लेंगे, तो वे न केवल अपने परिवार का अपितु देश का नाम डुबाएंगे, और अगर जो कुछ कर लेंगे तो अपने पुरखों का, पूर्वजों का नाम रोशन कर देंगे। तो ये जो हमारे शास्त्र हैं इस प्रकार की चीजें सिखाते हैं। कोई भी शास्त्र देख लीजिए, जैसे आपका गीता, आपको बता दें महात्मा गांधी जो भी हैं, जो भी थे, इट इज ड्यू टू हिज स्टडी ऑफ श्रीमद् भागवत गीता। व्हेन दे गो टू ब्रिटेन एंड स्टडी गीता, और आफ्टर दैट उनके जीवन में परिवर्तन आए। मैं हम आपको आगे बताएंगे कि गीता ने कैसे कैसे उनका एवरी मूवमेंट, एवरी वर्क, इट इज टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय गीता। और गीता में एक श्लोक आता है कि स्थित इंद्रियाणि मनसा नियमं रंभते अर्जुना, कर्म इंद्रिय कर्म योगम सक्ते सब शिष्य थे। तो उसमें वो कहता है कि इंद्रियों को मन के द्वारा बस में करके, इंद्रियों को मन के द्वारा बस में करके कर्म इंद्रियों की मदद से अगर निष्काम होकर कर्म किया जाए तो वही व्यक्ति विशिष्टता प्राप्त करता है, वही व्यक्ति विशिष्टता प्राप्त करता है। तो हमारे जो फाउंडर वाइस चांसलर सागर के थे डॉक्टर हरि सिंह गौर, उन्होंने यही किया। और आप देखेंगे, आप जब हम इसको पूरा आपको बताएंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि एक इंसान ऐसा कर सकता है। क्या एक इंसान इस प्रकार का कार्य
कर सकता है। और आपको बता दें, ये देखिए, हमारा एक सोचना रहता है, मैं जब भी कोई चीज पढ़ता हूं तो मेरा ये मानना रहता है कि गांधी महान थे, कालिदास महान थे, अशोक महान था, और जितने भी कैरेक्टर्स जो महानता उन्होंने प्राप्त की, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं ये जानने का प्रयास करूं कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसने उनको इस ऊंचाई पर पहुंचाया। तो साथियों, ये जो व्याख्यान है, हमारा जो लेक्चर है, ये इसलिए मैंने इसको टाइटल दिया है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर एन इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। वो इसलिए दिया है कि भाई इस व्याख्यान के बाद आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आए। आफ्टर 1.5 आवर जब ये व्याख्यान खत्म हो तो आपको ये लगे कि नहीं, निश्चित रूप से कुछ हमने सीखा है और कुछ हमने जाना है। मुझे लगता है कि अगर एक भी विचार आपने पकड़ लिया तो आप कबीर की जो बात है, आला की जो बात है, गीता की जो बात है, उसको सार्थक कर देंगे, अपने जीवन को आप सार्थक करें। दोस्तों, ये बात मान के चलिए कि कभी देर नहीं होती, कभी देर नहीं होती, जब जागो तब सवेरा। आज भी अगर आपने किसी एक चीज को पकड़ लिया तो यू कैन गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ, और इट इज पॉसिबल, ये संभव है। तो ये संभव है। ये एक्चुअली क्या है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, या अभी तक का जो एजुकेशन सिस्टम रहा, उसमें इस प्रकार की चीजों पर फोकस नहीं किया गया कि जीवन कैसे चलता है, व्हाट इज द लाइफ, और ये कैसे मूव होती है। तो साथियों, आपको बता दें कि 2 चीज आप ध्यान रखिए। मैं हरि सिंह गौर के बारे में भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर पे, महात्मा गांधी के बारे में बताऊंगा, और इनका जो अप्रोच रहा या जो सोच रही, इसके पीछे जो बेसिक एम था, वह था द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। साथियों, आपको बता दें कि 2 मन होते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। आपको बता दें कि थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे दूं आपको, अगर आप रिकॉल करेंगे अपनी लाइफ में, कई बार ऐसा होता है कि हम बात कर रहे होते हैं 4 दोस्तों के साथ या कहीं टीचर स्टूडेंट के बीच में, और हम कहते हैं कि चलिए बहुत मजेदार बात बताता हूं, चलिए बहुत मजेदार बात बताता हूं, और आप ये शब्द बोला, इसी में कोई स्टूडेंट खड़ा हो गया है, किसी दोस्त ने कुछ आपको इंटरफियर किया, और आप उसके बाद वो पूछते हैं हाँ बताइए क्या बताने वाले थे, तो आप कहते हैं यार पता नहीं क्या था, एकदम मतलब ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल क्या बताना चाह रहा था, मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा, और उसके बाद आप बात करना शुरू कर देते हैं, आप अपना लेक्चर शुरू कर देते हैं। एट द मेन टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर हाफ आवर और आफ्टर 15 मिनट्स, आप एकदम कहते रहे हाँ याद आ गया मैं क्या कहना चाहता था। तो एक्चुअली ये हुआ क्या कि आपके चेतन मन ने कहा कि मैं एक मजेदार बात बताता हूं, और ये जो चेतन मन ने कहा, ये आपके अवचेतन मन ने सुन लिया। अब चेतन मन तो आपके लेक्चर में लग गया, आप बच्चों को पढ़ाने लगे, लेकिन अवचेतन मन अब उस चीज को खोजने लगा कि वो क्या कहना चाहते थे, और अवचेतन मन उसको जब शरीर में पूरी जगह खोज के उसको लाता है तो चेतन मन तक पहुंचाता है कि आप ये कहना चाहते थे, और फिर उसके बाद अपन उसको बता देते हैं। तो क्या है कि आप ये जरा सा समझ लें, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड के अंदर लिमिटेड पावर होती है, कॉन्शियस माइंड में लिमिटेड पावर है, और सबकॉन्शियस माइंड में अनलिमिटेड पावर है। कॉन्शियस माइंड लिमिटेड पावर, सबकॉन्शियस माइंड अनलिमिटेड पावर। द सेकेंड थिंग इज दैट कॉन्शियस माइंड लॉजिकल बात करता है, कॉन्शियस माइंड लॉजिकल बात करता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो रहता है वो क्रिएटिव बात करता है, कॉन्शियस माइंड क्या करता है, लॉजिकल, और सबकॉन्शियस माइंड क्रिएटिव। कॉन्शियस माइंड दिन भर काम करके रात को सो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर वर्क करता है। when we are sleeping, our subconscious mind is working continuously. जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूअस काम करता है। कॉन्शियस माइंड एक्शन लेता है, और सबकॉन्शियस माइंड ऑटो प्रोसेस, वो अपने आप वो चीज चलने लगती है। जैसे हमने कहा कि हम कुछ बताना चाहते थे लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो आपका एक्शन खत्म हो गया, आप दूसरे काम में लग गए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसका प्रोसेस शुरू हो गया कि हाँ मुझे चेतन मन ने क्या कहा था, मुझे वो चीज खोजना है।
तो ये चेतन मन जो कहता है उसको अवचेतन मन करता है। इसका मतलब चेतन मन क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, लीडर, ही इज द लीडर, एंड सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ही इज द फॉलोअर। कॉन्शियस माइंड लीडर है, सबकॉन्शियस माइंड फॉलोअर है। जो कुछ चेतन मन कहेगा सबकॉन्शियस माइंड उसको करेगा। कॉन्शियस माइंड के पास फिल्टर है, ही हैज द कैपेसिटी ऑफ फिल्टर, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई फिल्टर नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई फिल्टर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैं, आपको कोई गाड़ी पसंद आ गई, लगा कि नहीं यार ये बहुत अच्छी, फॉर्च्यूनर बहुत अच्छी गाड़ी है यार, मेरे पास होना चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए। उसके बाद आपने फिर बाद में सोचा कि यार कैसे संभव है, हमारी सैलरी इतनी नहीं है कि हम फॉर्च्यूनर अफोर्ड कर सकें, इसकी जो कॉस्ट है 35 लाख करीब है, तो हाउ इट इज पॉसिबल, आपने बात खत्म कर दी। लेकिन साथियों आपको बता दें, अगर हमको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की पावर पता है तो आप एक चीज मान लें कि कॉन्शियस माइंड तर्क कर सकता है, लॉजिकल बात कर सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तर्क की बात नहीं करता। आप अगर डेली कहें कि नहीं, आप अगर विजुलाइज कर लें कि आज से 5 साल बाद हम फॉर्च्यूनर में जा रहे हैं, मेरी फैमिली बैठी हुई है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और हम वी आर एंजॉइंग द लाइफ, और अगर डेली आप इस बात को 2 बार सोच लें, 2 टाइम्स सोच लें, तो आप देखेंगे कि विद इन 3 और 5 ईयर आपके पास फॉर्च्यूनर होगी। कैसे होगी ये आप इस पर तर्क मत करिए, सोचिए मत। देखिए वी आर टीचर्स, ऑल ऑफ वी आर टीचर्स, और फॉर्च्यूनर का हम क्या करेंगे, तो हम क्या सोचें कि एक दिन ऐसे आएगा कि ऑल इंडिया में लोग कहेंगे कि अरुण करकोटे, इनसे ही लेक्चर लेना, ऑल इंडिया में इनका ही व्याख्यान होना चाहिए। और आप सोचें कि भाई मैं व्याख्यान दे रहा हूं और इंडिया में हजारों लोग उससे जूम प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, श्रीमंत जी से जुड़े हुए हैं, अरुण जी से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप ये विचार कर लें तो फिर ऑटो प्रोसेस में सबकॉन्शियस माइंड अपना काम करता है। तो साथियों ये बड़ा अच्छी महत्वपूर्ण चीज है जो कि हमें, अगर ये हमें पता चल गई तो आप ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से हम सक्सेसफुल होने वाले हैं। एक स्नेह देसाई, गुजरात का कोई होगा तो जानते होंगे, उनके पास उन्होंने सोचा कि यार मेरे को मर्सिडीज चाहिए, और उन्होंने ये आकर्षण, एक जो आपने मूवी देखी होगी एक आकर्षण, द सीक्रेट, एक सीक्रेट वो भी उन्होंने देखी, और उनको लगा कि जो सोचता है विजुलाइज का पावर होता है, तो उनकी स्थिति बड़ी नाजुक थी, कुछ बहुत सा कर्जा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मम्मी से बोले कि मैं मर्सिडीज 1 साल के अंदर ले लूंगा। मम्मी जानती नहीं थी मर्सिडीज क्या होती, कहा ठीक है बेटा ले लेना। फिर पापा से कहा, पापा कह रहे पागल है क्या, मर्सिडीज कैसे लेगा, अपना कर्जा इतना है। तो उसको ये लगा कि नहीं यार सबकॉन्शियस माइंड की पावर जब मैंने पढ़ाया तो मैं अब इसको देखता हूं, आई विल टेस्टिफाई इट। और उसने क्या किया, अपना जो पुराना स्कूटर था उस पर मर्सिडीज का स्टिकर लगा लिया, और उसके बाद कोई भी दोस्त उससे लिफ्ट लेता था और उसने कहा तेरे स्कूटर से चलना है, तो कहता नहीं, मर्सिडीज अगर बैठना है तो पीछे बैठ जाओ। तो उसके दोस्त भी जानते थे इसके साथ बैठना तो कहना पड़ेगा मर्सिडीज में बैठ जाओ। साथियों मैं उस पर नहीं जाऊंगा, विद इन 1 ईयर उनने मर्सिडीज खरीद ली, और उनने सोचा था मेरा मकान 1 लाख स्क्वायर फीट में हो, आज की डेट में 1 लाख स्क्वायर फीट में उनका मकान है। तो ये विराट कोहली बताते हैं कि मैं जब खेलने जाता हूं तो सोच के जाता हूं कि मैं मार रहा हूं और बराबर जितने भी बॉलर से हतोत्साहित हो रहे हैं और मैंने शतक मार दिया। तो वो इस प्रकार का विजुलाइज करते हैं और वो चीज वो वहां करते हैं, और कभी कभी नहीं कर पाते तब प्रॉब्लम हो जाती है। तो साथियों ये आप मान के चलिए कि सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी कर सकता है। हरी सिंह गौर, डॉक्टर हरी सिंह गौर, आपको बता दें एक चीज याद रखना कि जब हम पागलपन में जाते हैं, जैसे आपने अपनी वाइफ से कहा, देखो सोचिए कि आपका पति एक बड़ा व्याख्यान दे रहा है, हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तो पति कहेगा, आपकी पत्नी कहती है पागल हो गया। तो फिर यहां पर क्या है, आप एक चीज ध्यान रखें कि एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो हम बहुत के काम इसलिए नहीं कर पाते, क्या लोग क्या कहेंगे। भाई लोगों को तो कुछ ना कुछ कहना है, आप कुछ भी कर लें, तो लोगों की परवाह नहीं करना, हमें एक्शन लेना है।
आपको बता दें कि हमारे शरीर में 2 तरह के हार्मोन रहते हैं। एक सेरोटोनिन हार्मोन रहता है, सेरोटोनिन हार्मोन, और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो ये हार्मोन सक्रिय हो जाता है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आने लगती है, हमारे थॉट्स पॉजिटिव होने लगते हैं, हमारे साथ घटनाएं पॉजिटिव होने लगती हैं। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो एक्टिव माइंड, ये हार्मोन डेवलप होता है, और एक्टिव माइंड जब हमारे अंदर आ जाता है तो हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, हमारे साथ नेगेटिव घटनाएं होने लगती है, हम नेगेटिव लोग से मिलना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव बातों में रुचि लेना शुरू कर देते हैं। तो ये अगर हमने सोच लिया कि हार्मोन को भी अगर हमने बढ़ लिया कि नहीं, अपने पॉजिटिव सोचा, तो सब चीज, एवरीथिंग शुड बी पॉजिटिव विद यू। अब आपको बता दें कि हरी सिंह गौर के साथ क्या हुआ कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उन्हें मिडिल स्कूल पढ़ने के लिए, आफ्टर प्राइमरी मिडिल में पढ़ने के लिए उनको सागर छोड़ के जबलपुर जाना पड़ा, 200 किलोमीटर दूर। और उस समय जबलपुर जाने के लिए उनको 3 दिन की यात्रा करना पड़ी बैलगाड़ी में। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने सोचा कि मेरे को तो जबलपुर जाना पड़ रहा है सागर छोड़ के, बट एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि सागर में ज्ञान की गंगा बहाऊंगा और लोगों को सागर आना पड़ेगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। साथियों, हरि सिंह गौर वो 3 दिन इसको सोचते रहे और फिर देखिए उसके बाद वो काम में लगे ऐसे कि भूल गए। लेकिन उनका जो आदेश था कॉन्शियस माइंड का, ये चूंकि लीडर का आदेश था और फॉलोअर था सबकॉन्शियस माइंड, तो सबकॉन्शियस माइंड अपना काम करता रहा और वो धीरे धीरे वो सब चीजें उनके लिए अवेलेबल कराता रहा, जो चीजें उनको एक विश्वविद्यालय की स्थापना में काम आ सकती है, साथियों, आप ये मान के चलिए, इट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय व्हिच he became the founder vice chancellor of Delhi University, the most prestigious university of India। और फिर उसके बाद वो आकर सागर में विश्वविद्यालय स्थापित करते हैं। और उनका जो आपको बता दें जो जीवन था वो बहुत गरीब थे, इतने गरीब थे कि उनके घर का खर्चा चलना मुश्किल था। उनकी मम्मी डेली काम करती थी और काम करके पैसा कमाती थी और उससे घर का खर्च चलता था। लेकिन डॉक्टर हरि सिंह गौर वो एक बड़े ही क्रिएटिव व्यक्ति थे। आपको बता दें कि उनके जो दादा थे वो थे मान सिंह गौर और उनके पिता थे तख्त सिंह गौर, और उनके पिता चीफ कांस्टेबल थे, लेकिन वो आराम तलब व्यक्ति थे। और उसके बाद उनके जो 4 पुत्र भाई थे, सबसे बड़े आधार सिंह थे, उसके बाद ओंकार सिंह थे, फिर गणपत सिंह थे, उसके बाद हरि सिंह गौर थे, और 2 बहनें थी उनकी लीलावती और मोहनबाई। तो साथियों, आपको बता दें कि उनकी जो माँ थी उनका नाम था लाडली बाई, उनकी माँ का नाम था लाडली बाई। और लाडली बाई आपको बता दें कि पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन स्मरण शक्ति उनकी, मेमोरी विलक्षण थी और अल्पभाषी थी, बहुत कम बोलती थी। साथियों, आपको एक बात और बता दूं कि कम बोलने से, अल्पभाषी होने से सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो होता है कि हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है, क्योंकि हम जितना ज्यादा बोलते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, उतनी हमारी मेमोरी वीक होती है। और शास्त्रों में भी लिखा गया है कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्य प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम च वाङ्मय तप उच्यते। वो बताता है कि ऐसी कोई बात मत बोलिए जिससे सामने वाला उत्तेजित हो जाए, सामने वाले को उद्वेग आ जाए। सत्य प्रिय हितम च यत्, सत्य अगर कड़वा है और सामने वाले के नुकसानदायक है तो वो सत्य भी आप मत बोलिए। सत्य वही बोलिए जो सामने वाले के लिए प्रिय भी हो और उसको हितकारी भी हो। स्वाध्याय अभ्यासनम च, अगर आप अच्छा साहित्य पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा साहित्य पढ़ने से आपका मन से मानसिक विकास होगा, बुद्धि आपकी मजबूत होगी, और उसके बाद उसको अभ्यास में लाएं। पहले अच्छा पढ़ें, उसको अभ्यास में लाएं। इसलिए कहा गया है कि वाणी का तप सबसे महान तप है। वाणी का तप यानी अपनी वाणी को ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। तो वाणी का तप बहुत जरूरी है। तो ये
पहली शर्त है। और डॉक्टर हरि सिंह गौर की जो माँ थी लाडली बाई, उनको वाणी का तप सिद्ध था, बहुत कम बोलती थी, गणित में बड़ी विलक्षण थी। और आपको बता दें इनकी जो पुत्री थी दो, मोहन बाई और लीलावती। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री थी और उनके नाम पर एक गणित की किताब लिखी गई थी। लीलावती का नाम आपने सुना होगा। लेकिन यहां पर आपको देखिए लीलावती नाम तो था बड़ी बहन का, लेकिन उनकी छोटी बहन जो मोहन बाई थी वो गणित में बहुत होशियार थी। माँ का जो गणित का इंटेलिजेंस था वो मोहन बाई में आ गया था। और जो हरि सिंह गौर थे, देखिए मैंने आपको बताया कि प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के अन्योन्य आश्रित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। दीज आर दी टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, नेचर एंड पर्सन। तो हरि सिंह गौर का आप देखिए बचपन में आप देखिए कि बचपन में उन्होंने एक बगीचा लगाया था। और आपको बता दें पहाड़ी पर रहते थे और तालाब में उनकी माँ पानी लेके आती थी, तो पानी वहां तक ले जाना बड़ा मुश्किल था। माँ ने कई बार कहा, पिता ने भी कहा, लेकिन माँ को लगा चलो बच्चे की इच्छा है, तो वो बेचारी इतनी मेहनत करती थी कि पानी ऊपर गगरिया से ला ला कर उस बगीचे के लिए पानी करती थी। उन्होंने वहां एक छोटी सी हौदी बना ली थी और बगीचे में वो काफी काम करते थे। और उसके बाद उनका जो माइंड था वो वेरी मच क्रिएटिव था। उन्होंने बचपन में ही एक घड़ी बनाई थी, जल घड़ी। जल घड़ी के बारे में आपको बता दूं, अगर आपको इंटरेस्ट हो जल घड़ी के बारे में जानने का, तो भास्कराचार्य जो मैंने अभी नाम लिया, लीलावती का जो विवाह था, लीलावती के विवाह के लिए जो समय का मुहूर्त तय किया गया था, उस समय को मुहूर्त को देखने के लिए उन्होंने जल घड़ी का ही उपयोग किया था। और वो इतनी परफेक्ट टाइम देती थी कि उनके जो बड़े भाई थे गणपत, उनके पास हिंदुस्तान लीवर की घड़ी थी और उन्होंने देखा कि टाइम बिल्कुल मैच करता था। और उसके बाद उन्होंने आपको बता दें कि फाउंटेन पेन का भी एक आविष्कार कर लिया था और एक शेविंग रेजर भी बना लिया था, दाढ़ी बनाने वाला रेजर भी उन्होंने कर लिया था। तो वो वेरी मच क्रिएटिव थे। और उनकी जो माँ थी लाडली बाई, वो इतनी सुंदर थी, इतनी गोरी भूरी थी कि लोग उनको भूरी बाई कहते थे, लोग उनको भूरी बाई कहते थे। और उनके जो भाई थे बड़े, हरि सिंह गौर के जो बड़े भाई थे आधार सिंह, उनकी जब नौकरी लगी, वो भी विदेश गए थे, विदेश पढ़ के आए और विदेश पढ़ के जब वापस आए तो प्रिंसिपल ये एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर EAC, और उनकी नौकरी लग गई। उसके बाद उन्होंने 50 रुपए प्रतिमाह अपने घर पर भेजे। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर के जो पिता थे आराम पसंद, उनको लगा कि चलो इतना पैसा मिल रहा है, 50 रुपए आ ही रहे हैं, तो काय को नौकरी करना, तो उन्हें अपनी नौकरी से त्याग कर दे दिया और वो अपने पुत्र की पेंशन पर निर्भर हो गए। इधर हरि सिंह गौर के बारे में बता दें कि देखिए, अब आप इसको थोड़ा सा समझिए, एक बार फिर समझिए कि मैं बता दूं आपको कि थोड़ा सा वीडियो आप ऑन कर लीजिए और मैं जो कह रहा हूं ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, आपके बहुत काम आएगी। तो उन्होंने क्या किया कि परिस्थितियां कैसे परिवर्तित होती हैं। हरि सिंह गौर के एक टीचर थे मदन लाल श्रीवास्तव, और उनके पास उनके पिता गए, प्रारंभिक स्कूल था वहां पर उनके पिता गए। और उनके जब पिता वहां पर गए तो उन्होंने कहा कि पूछे ही भाई कि मेरा बेटा कैसा है, कैसा पढ़ता है। तो वो बोलते हैं कि आपका लड़का तो तिलगा है, तिलगा, और आगे जाके बहुत चमकेगा। आपका लड़का तो तिलगा है, तिलगा, और आगे जाके बहुत चमकेगा। और दैट थिंग इज टू बी शेयर्ड बाय हिज फादर टू डॉक्टर हरि सिंह गौर। उन्होंने हरि सिंह गौर को बताया। हरि सिंह गौर बहुत छोटे बच्चे थे, उनको बड़ी खुशी हुई। उन्होंने जाके अपने दोस्तों से कहा कि सुनो, मेरे पापा कल गए थे कुमार साहब के पास, उन्होंने कहा आपका बच्चा तो तिलगा है। हुआ क्या कि बच्चा जानता नहीं था, भोला था, और सब बच्चे उनको चढ़ाने लगे, तिलगा तिलगा तिलगा। तो उसको बड़ा बेकार लगा, यार मैं तो अच्छी बात कहने था, ये मतलब उल्टा पड़ गया। लेकिन हरि सिंह गौर ने उसको बुरा नहीं माना। उन्होंने कहा लेट मी प्रूव, आई विल प्रूव इट। और उसके बाद देखिए उन्होंने बहुत कम समय में 2 वर्ष में ही 4 वर्ष में होने वाली जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो पास कर ली। और उसमें उनको मिसेल स्कॉलरशिप भी मिली। और मिसेल स्कॉलरशिप से उन्होंने जो उनके पिता के पास सोने की एक अंगूठी को बड़ा पसंद करते थे, उनका भी बड़ा मन था, तो उन्होंने भी एक सोने की अंगूठी खरीदी। तो ये जो तिलगा कह के बच्चे चढ़ाते थे, और वही तिलगा जब चमकने लगा, उसने जब पास किया इतनी जल्दी और इतना बड़ा काम किया, तो लोग तिलका को उन्होंने आदर सूचक शब्द बना दिया। अब वो चढ़ने वाली बात ना होकर एक आदर सूचक शब्द हो गई। और अब जो आया टर्निंग पॉइंट डॉक्टर हरि सिंह गौर के जीवन में, क्योंकि माँ को बहुत चाहते थे, अपनी बहन मोहन को बहुत चाहते थे। और जब उनको
हायर एजुकेशन के लिए, मिडिल पढ़ने के लिए जब जाना पड़ा मैट्रिक के लिए जबलपुर, तो बड़े उदास थे, बड़े उदास थे। और उसी बीच उन्होंने सोचा कि मैं भी कभी ऐसा करूंगा कि मेरे बाद आने वाली पीढ़ी को सागर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जबलपुर पहुंचते हैं। जबलपुर पहुंच के आपको बता दें कि बहुत ज्यादा, देखिए बहुत कुछ है कहने के लिए, तो मैं पूरा दिन 10 घंटे बता सकता हूं, लेकिन मैं काम की चीजें लूंगा आपके। तो वहां पर क्या हुआ कि उनकी जो अंगूठी थी वो एक बार उनके दोस्त को, उसने दोस्त ने अपनी माँ को बताया, तो माँ ने कहा कि तुम एक काम क्यों नहीं करते, वो तो सागर का, अपन भी सागर के, उसको अपने यहाँ रख लो, अपने यहाँ रख लो, अपन उसकी अंगूठी धीरे से ले लेंगे। तो उसने, लड़के ने कहा कि मेरी माँ तुम्हें बुला रही है। माँ के पास गया, माँ ने कहा बेटा तुम कहाँ परेशान हो रहे हो, अकेले रह रहे हो, तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं रहते, अपन सागर के ही। तो माँ ने उसको अपने पास रोक लिया। हरि सिंह और सीधे थे, रहने लगे। और वो क्या करते थे, उनकी जो एल्यूमिनियम की छोटा सा बॉक्स था, उसमें डेली ताला लगाते थे। सोते समय अपनी अंगूठी उतार के उसमें रख देते थे, ताला लगा लेते थे। और उनके माँ बेटे ने वो अंगूठी चुरा ली। और जब सुबह उठकर उन्होंने देखा तो उसमें अंगूठी गायब थी। तो उनको पूरा समझ में आ गया कि ये क्या कारण है। उन्होंने कहा तो उन्होंने कोई जानने को तैयार नहीं। उसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम सुना होगा, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ पंडित रविशंकर शुक्ल? ही वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। उनके, वो भी पंडित रविशंकर शुक्ल इज आल्सो बिलोंग टू सागर। और उनके जो चाचा थे, पैटर्नल अंकल थे, गजाधर शुक्ल। हरि सिंह और पंडित रविशंकर दे आर क्लोज फ्रेंड्स। तो उनके जो गजाधर शुक्ल उस समय जबलपुर में थे, तो हरि सिंह और बच्चे थे, गजाधर शुक्ल के पास गए, उनको बताया। और गजाधर शुक्ल ने कहा नहीं, डोंट वरी। उन्होंने जो एसी डक ICS थे उनसे बात की, तो एसी डक ने वो अंगूठी वापस उनको दिलवा दी। बट ड्यू टू द टेंशन, ड्यू टू दिस टेंशन, वो मैट्रिक में फेल हो गए, मैट्रिक में फेल हो गए। तो साथियों, यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आती है कि शास्त्रों में कहा गया कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मान। यानी कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये शास्त्रों की बातें हैं, वेदों की बातें, हमें इनसे ऊपर उठना है, हमें इनसे ऊपर उठना है। हमें द्वंद नहीं पालना। हमारे अंदर द्वंद रहता है ना कि ये होगा क्या नहीं होगा, कोई भी चीज है, हम जैसे ये कर रहे हैं, क्या ये सफल होगा क्या नहीं होगा, मैं ये व्याख्यान दूंगा, लेक्चर दूंगा सेमिनार में, तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। तो ये द्वंद हमें नहीं पालना। लेट बी डिसाइड, वी विल डू इट। अगर मन में कभी आता है कि यार ऐसा ना हो कि वहां पे तो बड़े बड़े लोग रहते हैं, कोई अगर ये कह दे कि आप कैसा पेपर लिखा है, रेफरेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इट इज द नेगेटिविटी। तो जब भी ये दिमाग में आए, और आपने अगर सोच लिया कहीं मेरे को कोई टोके ना, कोई वहां पर खड़ा ना हो जाए, मुझे अपमानित ना होना पड़े, तो आप जैसे ये सोचते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड काम करता है आपको अपमानित करने के लिए। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा विचार आ भी जाए, नेगेटिविटी व्हेनेवर कम इनटू योर माइंड, तो आपको सिर्फ 2 काम करना है, 3 बार बोलना है कैंसिल कैंसिल कैंसिल। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज नहीं जाना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड को बता दो कि कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो अब सबकॉन्शियस माइंड वो नेगेटिविटी को फॉलो नहीं करेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, कभी कभी रहता है कोई अपना परिचित आने वाला है, वो ट्रेन से चल दिया, ट्रेन लेट हो गई, फोन नहीं लग रहा था, हम सोचते हैं कुछ एक्सीडेंट तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो गया। तो ये चीज जब भी दिमाग में आया तब तुरंत कहिए कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ही इज सेफ, ही इज सेफ, ही इज सेफ। तो हमें ये बड़ा ध्यान रखना है जीवन में कि हम जो भी कर रहे हैं, whatever we is doing, whatever we are saying, actually in the house where you live, जिस मकान में आप रह रहे हैं, वहां पर आपने मकान में पूजा पाठ कराया हुआ है, वास्तु देवता की पूजा कराई है। और वास्तु देवता अगर वहां रहता है तो आप जो भी कहते हैं, आप कहते हैं यार बड़ा परेशानी है यार, मैं तो टेंशन है, मेरा जीवन बेकार है यार, तो वास्तु देवता क्या कहता है, तथास्तु। तो फिर वैसा ही होने लगता है। तो आप बड़ा सोच समझ कर बात करें। जब भी कभी रहता है, कभी गुस्से में ये नहीं कि मर जाऊं क्या, भाई ये बिल्कुल नहीं किया। कभी ऐसा निकल जाए तो आप कहना कैंसिल कैंसिल कैंसिल। क्योंकि आप ये बात मान के चलिए कि आपका चेतन मन तो गुस्से में कह रहा है। कई बार क्या होता है, पत्नी पति को, पति पत्नी को ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और इस प्रकार की बातें बोलते हैं, और वे नहीं जानते कि ये चेतन मन तो जानता है कि वी आर ब्लैकमेलिंग इमोशनली, बट अवचेतन मन नहीं जानता। अवचेतन मन इज वेरी मच इनोसेंट, तो वो तो वही करता है जो चेतन मन कहता है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है कि कहते हैं मेरी तो जिंदगी बेकार है, मेरे तो जीवन में तनाव ही तनाव है।
तो नेवर थिंक सच टाइप ऑफ थिंग्स इन योर माइंड। तो आपको बता दें कि यहां पर कहते हैं ना, पा लेने की बेचैनी, पा लेने की बेचैनी और खो जाने का डर, पा लेने की बेचैनी और खो जाने का डर, बस इतना सा है जिंदगी का सफर, बस इतना सा है जिंदगी का सफर। पहले हम प्रयास करते हैं कि बढ़िया, जो लेडीज है वो सोचती है कि बढ़िया हीरो का हार ले लूं, सोने का हार ले लूं, फिर हार ले आए, अब नींद नहीं आ रही। अगर मान लो कॉलोनी में कहीं पे कोई ताला टूट गया तो आपको लग गया कहीं ऐसा नहीं हमारा चोरी चला जाए, अपन उसको फिर रख देते हैं लॉकर में, लॉकर में रखा रहता है। तो पहले तो बेचैनी काय की थी, पा लेने की कि हमें हार चाहिए, और जब मिल गया तो अब खो लेने का डर है कि कहीं खो ना जाए। तो पा लेने की बेचैनी और खो जाने का डर, बस इतना सा है जिंदगी का सफर। तो हरि सिंह गौर ने पहले तो बेचारा अंगूठी प्राप्त कर ली, अब डेली उसी डर में रहते थे कहीं ये खो ना जाए। और आप देखिए कि उन्होंने सोचा और वो हो गया, क्योंकि रात को सोने के पहले वो अंगूठी को ताले में रखते थे। तो जैसा उन्होंने सोचा वो हो गया। तो हरि सिंह गौर लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस इवेंट कि नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि मैं जो सोचता था वैसा हो रहा है। तो अब उन्होंने सोचा कि नहीं, नाउ आई थिंक पॉजिटिवली। और उसके बाद मैट्रिक फेल होने के बाद वो सागर आ गए। सागर में कुछ दिन नौकरी करने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर उनको कोई ज्यादा अच्छा वो नहीं मिला। उसके बाद उनके भाई नागपुर में थे, और भाई जब नागपुर में थे तो भाई ने कहा कि ऐसा करिए, वाई यू नॉट ट्राई सेकेंड टाइम मैट्रिक इन नागपुर। तो वो नागपुर जाते हैं। साथियों आपको बता दें कि जीवन में कई बार कुछ कहते हैं ना कि हालांकि ये देखिए थोड़ा सा सुपरस्टिशंस रहते हैं, अंधविश्वास नहीं पालना चाहिए, लेकिन अगर ये अंधविश्वास पॉजिटिव हो तो पालने में कोई बुराई नहीं है। जैसे मैं अगर कोई एग्जाम दे रहा हूँ, इस शर्ट को मैंने पहन के एग्जाम दिया और एग्जाम बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, और मेरे कल्पना से अच्छा चला गया, और अगली बार मैंने दिया और वो बिगड़ गया। फिर मुझे लगा यार कहना वही शर्ट पहनू, तीसरी बार दिया और ये शर्ट पहन को दिया, वो ठीक हो गया। तो यहां पर फिर आप उसी शर्ट को पहनकर एग्जाम देने में कोई बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि दैट शर्ट गिव यू द कॉन्फिडेंस। यह शर्ट आपको विश्वास दे रही है, और विश्वास दे रही है तो इट इज ओके, क्योंकि शर्ट ही तो पहनना है, वो नहीं तो ये सही। तो ऐसे अंधविश्वास कभी कभी उसमें कभी बुराई नहीं होती। तो डॉक्टर ईशुन गौर के साथ एक चीज क्या हुई कि नागपुर में उन्होंने देखा कि उन्होंने मैट्रिक दिया और फर्स्ट टाइम ही गॉट द मेडल एंड स्कॉलरशिप, मिसेल स्कॉलरशिप। उनको स्कॉलरशिप मिली 25 रुपए प्रति माह की, और उसमें मैथ्स में जो ज्यादा नंबर प्राप्त किए 50 रुपए प्रति माह, उस मैथ्स में ज्यादा नंबर कमाने के मिले। और फिर उसमें भाषा में सबसे अधिक अंक आने का पुरस्कार भी उनको मिला। तो साइमल्टेनियसली ही गॉट 3 अवार्ड्स, 25 रुपीज, 50 रुपीज एंड 50 रुपीज। और उनके दिमाग में ये आ गया कि स्कॉलरशिप के द्वारा पढ़ाई की जा सकती है, वी कैन स्टडी फर्दर बाई गेटिंग द स्कॉलरशिप। वो बचपन में वो कर चुके थे, क्योंकि जब स्टार्टिंग में उनको मिसेल स्कॉलरशिप मिल चुकी थी 2 रुपए प्रति माह की। तो ये उनके दिमाग में ये आ गया। और उसके बाद वहां पर एक स्कूल था हिस्लप कॉलेज, फ्री चर्च इंस्टीट्यूट, फ्री चर्च इंस्टीट्यूट में उन्होंने एडमिशन ले लिया। और यहां पर ही केम इन द क्लोज कॉन्टेक्ट विद a renowned professor whose name is Professor Bremner. Professor Bremner. So it is again proved to be a turning point in the life of Dr. Risingor when he came into close contact with Professor Bremner. Professor सर नॉट ऑडिबल सर, आवाज नहीं सर आ रही। नेटवर्क इश्यू होगा। या लग रहा है। देखिए सर आवाज आपकी नहीं आ रही।
पंकज सर। सर का ना नेटवर्क इशू है सर, शायद वो ज्वाइन हो गया है। आगे 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 सर, आगे आगे सर। आपका माइक बंद है सर, माइक बंद है आपका। ठीक है। देखिए सर, माइक ओके। हाँ हाँ, यस, आर यू हियरिंग मी? या यस सर, थैंक यू। Then he came into close contact with Professor Bremner. तो यहाँ पे ये उनकी एक उन्हें टर्निंग पॉइंट था। और प्रोफेसर ब्रेमनर साथियों आपको बता दें कि ही इज द प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी। इन द बिगनिंग वो आवाज आ रही है? आर यू हियरिंग मी? नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। आ रहे सर, लेकिन सर अटके आ। अच्छा, मैं फिर से ज्वाइन सर आ रही है सर, आ रही है। सर आ रही है आपकी आवाज। थोड़ा वेट करिए, मैंने अभी कॉल किया है, कुछ देर में ज्वाइन हो रहा है। यस सर। ओके। हेलो, अब क्लियर है आवाज? यस सर, ये आ रही सर, प्लीज कंटिन्यू प्लीज सर। हाँ, तो जो प्रोफेसर ब्रेमनर थे, ये क्या इनका जो पहला लेक्चर था, मतलब देखिए जो ये थे तो फिलोसफी के प्रोफेसर, लेकिन जो फर्स्ट लेक्चर में वो फिलोसफी पढ़ाते थे। पहला जो लेक्चर था उसमें आपके बाइबल के बारे में और जितने भी धर्म ग्रंथ थे उनके बारे में पढ़ाते थे। और ये उन्होंने चॉइस दे रखी थी स्टूडेंट्स को कि जो भी चाहें वो इस व्याख्यान को अटेंड कर सकते हैं, दे कैन अटेंड दिस लेक्चर। तो उसके बाद धीरे धीरे प्रोफेसर ब्रेमनर हरि सिंह गौर के करीब गए और हरि सिंह गौर प्रोफेसर ब्रेमनर के करीब आ गए और दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई। आपने भी देखा होगा वी आर टीचर्स, और कभी कभी जो स्टूडेंट्स रहते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट के प्रति हमारे मन में बड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, आपको बता दें कि अच्छा स्टूडेंट हमें मिल जाए तो ये हम अपना किस्मत मानते हैं। जिस प्रकार एक स्टूडेंट के लिए ये रहता है कि हमें एक अच्छा टीचर मिल गया, इन द सेम वे एक टीचर भी चाहता है कि अच्छा स्टूडेंट उसको प्राप्त हो। तो प्रोफेसर ब्रेमनर जिस प्रकार के टीचर थे, उनको जब उसी प्रकार का स्टूडेंट मिल गया तो वो बड़े प्रसन्न हुए और फिर उनको ये लगने लगा कि जो हरि सिंह गौर है इसमें ही हैव वेरी मच पोटेंशियल। और उनको लगा कि इसके जो पोटेंशियल है इसको हमें और अधिक विस्तार देना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने हरि सिंह गौर से कहा कि आप अपना जो ग्रेजुएशन है वो कैम्ब्रिज से पूरा कीजिए। और हरि सिंह गौर, अब आप देखिए यहाँ पर एक बार फिर हम देखते हैं कि हरि सिंह गौर के जो बड़े भाई थे आधार सिंह, वो विदेश के किस्से, समुद्र यात्रा का वर्णन वो बताते थे। समुद्र इतना अच्छा होता है, समुद्र के बारे में पूरा का पूरा वर्णन करते थे। और हरि सिंह गौर के मन में ये आ गया था कि मुझे भी समुद्र यात्रा करना है। साथियों, ये लैपटॉप में मैं फिर से आ रहा हूं, 1 मिनट आप होल्ड करिएगा। तो उनको लगा कि मुझे भी समुद्र यात्रा करना है। और जब प्रोफेसर ब्रेमनर ने उनसे कहा कि
आप विदेश जाइए, लंदन जाइए, इंग्लैंड जाइए, वहां पर अपना हायर एजुकेशन फॉलो कीजिए। और अब आप देखिए कि यहाँ पर जब उनका भाई उनको किस्से सुनाता था तो उनके बड़े बड़े मन में था कि मैं भी कभी समुद्र देखूंगा। और इसी क्रम में आपको बता दें 1889 is that year when we go to Bombay and by ship he went to England। अच्छा, आपको बता दिए एक चीज आप मान के चलिए कि देखिए जीवन में हर आदमी का अपना एक स्वार्थ होता है। जैसे उनके जो भाई थे आधार सिंह की जो पत्नी थी, वो हरि सिंह गौर को पसंद नहीं करती थी, लेकिन आधार सिंह चाहते थे कि हरि सिंह गौर के साथ उनका लड़का भी इंग्लैंड चला जाए, मुरली मनोहर। तो हरि सिंह गौर जो थे वो तैयार हो गए और उनका लड़का मुरली मनोहर भी उनके साथ गया। और उन्होंने आधार सिंह ने अपनी पत्नी को समझा दिया कि भाई देखिए इनके साथ कम से कम ये है कि अपना बेटा सेफ रहेगा, क्योंकि वो इतना पढ़ने में उसको रुचि नहीं है। हरि सिंह गौर के साथ रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद वो ब्रिटेन जाते हैं, इंग्लैंड पहुंचते हैं, कैम्ब्रिज में एडमिशन लेते हैं। और कैम्ब्रिज में अगेन कैम्ब्रिज में ही केम इनटू क्लोज कांटेक्ट विद द रेनाउंड प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी हेनरी सिजविक and the renowned economist, professor of economics, Alfred Marshall and James Green, and the renowned historian Sir John Seeley। और उसके बाद आप देखिए वहां भी वो जो उन्होंने बचपन में किया था 2 साल में 4 साल की पढ़ाई की, यहां भी उन्होंने 3 साल का कोर्स 2 साल में ही कर लिया। और अब यहां पर धन की जो कमी आई उसको उन्होंने पूरा कैसे किया। जब वो समुद्र से जब जा रहे थे 1889 में, तो उनका कभी मन जाग उठा। प्रकृति के नजदीक जब हम आते हैं तो हमारा कभी मन जाग उठता है। तो उन्होंने एक पोएम लिखी, स्टेपिंग वेस्टवर्ड। और आप देखिए कि स्टेपिंग वेस्टवर्ड लिखी उन्होंने, इट इज द फर्स्ट पोएम ही रोट। और वहां कैम्ब्रिज में क्या हुआ, कंपटीशन होता था ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के बीच में, या कैम्ब्रिज में इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन। तो वहां पे जो मैथ्स का कंपटीशन हुआ उसमें फर्स्ट आए डॉक्टर हरि सिंह गौर। और इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन ए नॉन यूरोपियन गॉट द फर्स्ट पोजीशन। तो जो कैम्ब्रिज के जो लोग थे उनको ये लगा कि अगर हम डिक्लेयर करेंगे तो एक नॉन यूरोपियन को ये पुरस्कार मिलेगा, तो उन्होंने रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं किया। ऐसे ही वहां पर एक चांसलर गोल्ड मेडल के लिए कंपटीशन होता था बेस्ट पोएम का। और बेस्ट पोएम का जो कंपटीशन में उन्होंने भाग लिया। और जो स्टेपिंग वेस्टवर्ड जो पोएम लिखी थी, अच्छा आप देखिए कि ये चमत्कार देखिए कि उस कंपटीशन का जो नाम था तो वो द इमिग्रेंट शिप था, परिव्राजक जहाज। और ये जो कविता थी उस टॉपिक से मैच करती थी। उन्होंने ये कविता उसमें पढ़ी और आप देखेंगे कि उसमें भी वो फर्स्ट आए। और then a non-European again came into first position, the result is again not declared। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और फिर जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के बीच में कंपटीशन हुआ, डिबेट कंपटीशन, उसमें भी हरि सिंह गौर फर्स्ट आए। और फिर उनका प्रभाव इतना बड़ा कि जो उस समय इलेक्शन हो रहे थे तो इलेक्शन में लोगों ने हरि सिंह गौर को एज ए स्पीकर अपने साथ हायर किए और इससे उनको पैसा मिलने लगा। और उनकी वक्तव्य कला से इतना अच्छा लगा कि जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने एज ए एडिटोरियल उनसे लिखवाए। और वहां दादा भाई नौरोजी उस समय थे, उनके इलेक्शन में भी वो स्पीचेस दी उन्होंने। और उनके बारे में आपको बता दें कि असर लुभाने का प्यारे तेरी जबान में है, किसी की आंख में जादू तेरे बयान में है। तो ये उनकी खूबी थी। और तुरंत पूरे लंदन में, पूरे इंग्लैंड में डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम का डंका बजने लगा। जो मदन लाल कायस्थ ने उनको बचपन में कहा था कि ये तो तिलका है जो आगे चलकर बहुत चमकेगा। और आप देखिए ये तिलका न केवल इंडिया अपितु पूरे विश्व में चमक रहा था। ये तिलका न केवल इंडिया अपितु पूरे विश्व में चमक रहा था। उसके बाद हरि सिंह गौर, इसी बीच में क्या हुआ कि हरि सिंह गौर तो निरंतर सक्सेस प्राप्त करते रहे, लेकिन उनका जो भतीजा था वो फेल हो गया।
तो इससे क्या हुआ कि आधार सिंह को उसने कहा अपने पापा को कि एक्चुअली मेरे साथ जो प्रॉब्लम है हरि सिंह गौर अपना अपना करते, मेरा ध्यान नहीं रखते। और इधर उनकी जो माँ थी वो तो हरि सिंह गौर से वैसी चिढ़ती थी, तो उसने भी उनके कान भर दिए। और इस प्रकार दोस्तों ये हुआ कि आधार सिंह भी उनसे, मतलब उनके प्रति आधार सिंह और उनके बीच के संबंध बिगड़े। और वे जब लौट कर आए तो उनके पास पैसा नहीं था लौटने के लिए, तो उनने जो भी उनको मेडल मिले थे, जो सोने का जो सामान था, उसको बेचकर उन्होंने एक आदमी से बात की। उसने कहा ये पैसे आप रख लीजिए, मेरे लिए टिकट का इंतजाम कर दीजिए। तो उस आदमी ने कहा आप चिंता कर नहीं करिए, कल आप जहाज पर जाइए और आपको पैसा मैं दे जाऊंगा। जब वो जहाज पर पहुंचते हैं तो उनके पास वो आदमी चीट करता है, वो पैसा देने नहीं आता। तो बड़ी मुश्किल से वो कोई उनको मदद करता है, बॉम्बे आते हैं। और आप देखिए साथियों कि जिस बॉम्बे से वो जब जा रहे थे कितने खुश थे कि कविता लिख दी, उसी बॉम्बे में जब लौटते हैं तो बड़े दुखी होते हैं। उसके बाद अपने भतीजे को छोड़ने वो भंडारा जाते हैं, और भंडारा में देखते हैं तो उनके जो पिता हैं, जो उनके भाई है, बड़े भाई आधार सिंह, उनके साथ बेरुखी का व्यवहार करते हैं। तो हरि सिंह गौर एक पल भी वहां नहीं रुकते, और उसके बाद वो जबलपुर जाते हैं, और उनके पास कुछ एप्रिसिएशन लेटर्स थे, कुछ सर्टिफिकेट्स थे, वो वहां पर जो एंथोनी मैकडोनाल्ड जो रहते हैं उनको बताते हैं। उन्होंने इसी बीच में एक रैंडम लाइन्स कविता लिखी थी, वो भी उनको बताते हैं। तो एंथोनी मैकडोनाल्ड काफी खुश होते हैं और उनको भंडारा में एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया जाता है। और भंडारा में वो काम इतना बेहतर ढंग से करते हैं कि उनके ख्याति, उनके ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक पहुंचाती है। और उन्होंने इंग्लैंड में जब 2 साल में बीए ऑनर्स कर लिया तो साथ में उन्होंने लॉ की डिग्री भी प्राप्त कर ली थी। और यहाँ पर क्या हुआ, एक माधव बंजारा था, वो डाकू था, जेल में बंद था। तो उसकी माँ को जब पता चलता, माधव बंजारा कहता अपनी माँ से कि अगर तुम हरि सिंह गौर से बात कर लो, उनके ज्ञान उनके अंदर बहुत है, वो अगर अपना केस लड़ ले तो माँ मैं छूट सकता हूँ। तो वो उनकी माँ हरि सिंह गौर से मिलने जाती है, हरि सिंह गौर को कहती है कि मैं 1 बोरा कलदार तुमको देना चाहती हूँ, 1 बोरा कलदार तुम्हें दूंगी इस बात के कि तुम मेरे बेटे का केस लड़ लो, और आप जीते हैं हारे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरा बेटा बरी हो गया तो आपको 1 बोरा कलदार और मिलेगा। तो आप देखिए हरि सिंह गौर के मन में था कि पैसा बड़ा मुश्किल से मिलता है, पैसे की उनके अंदर चाहती उठता कि मैं मुझे कुछ करना है। और यहाँ पर बड़ा पेशो पेश में थे, क्योंकि एक तरफ तो एंथोनी मैकडोनाल्ड थे जिन्होंने उनको एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर जैसा बेहतरीन पद दिया था, और दूसरी तरफ उनको पता चल गया कि मैंने जो उधार लिया है वो उधारी में अपनी तनख्वाह से नहीं पटा सकता। और जब ये ऑफर मिला तो उनको लगा कि मेरा जो वकालत करने का मन है वो अब पूरा हो सकता है, इच्छा पूरी हो सकती है। तो उन्होंने बड़ा असमंजस की स्थिति में ही रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, एंड एग्री टू बी एडवोकेट ऑफ दैट मैटर। और साथियों उसमें केस में इतना बेहतर ढंग से उन्होंने पैरवी की कि उसको माधव को छुड़ा दिया। उसके बाद तो साथियों ये हुआ, उनको पैसे की कोई कमी नहीं रही, क्योंकि 1 बोरा कलदार पहले मिल चुके थे और 1 बोरा ये मिल गए। उसके बाद उन्होंने इसी पर पूरा फोकस किया, और उसके बाद लॉ की कई किताबें लिखी, और उनकी किताबें इतनी महत्वपूर्ण हो गई, लैंडमार्क बन गई। और उसी बीच में उनको पूरे भारत में से लोग बुलाने लगे, उनको पूरे भारत से लोग बुलाने लगे। उनका कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो केस लड़ने के लिए उन्हीं को बुलाया जाता था। एक लाहौर में चंदामल केस के लिए गए, वहां पर जो चंदामल का जो वकील था उसने कह दिया था, वो रिनाउंड एडवोकेट था, उसने कह दिया था कि भाई इसमें जीतने की कोई चांसेस नहीं है। तो चंदामल ने हरि सिंह गौर से कॉन्टेक्ट किया, तो हरि सिंह गौर ने वो केस लड़ा, उनको विजयश्री मिली। और उन्होंने पीनल लॉ की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी किताब पीनल लॉ फेमस हुई, द हिंदू कोड बिल लिखा, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस हुई। आज भी आप में से जो लोग वकील हैं या इस प्रोफेशन में हैं तो आप वो जानते होंगे कि डॉक्टर हरि सिंह गौर की किताबें आज तक लैंडमार्क बनी हुई हैं। उसके बाद बर्मा उनको एक केस के सिलसिले में बुलाया गया, और वहां पर जाकर वो जीते केस को, और वहां पर उनकी पर डे की फीस थी 3000 रुपीज, और यहाँ पर वो पर मंथ कमाते थे 3000। लेकिन उनको भारत से प्यार था, पुनः भारत आ गए। और उसके बाद वकालत में ये स्थिति हो गई कि कोई भी वकील ये सोचता था कि मुझे डॉक्टर हरि सिंह गौर के विरोध में खड़ा ना होना पड़े। और इसी बीच में जब यहाँ पर आए तो गांधी जी को असहयोग आंदोलन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और उन्होंने भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई हरि सिंह गौर ने।
और यहाँ पर रहते हुए उन्होंने सोशल रिफॉर्म के कई काम किए। सबसे पहले तो उन्होंने एक कानून पास करवाया जिससे इंटरकास्ट मैरिज को मान्यता मिली। तो आज जो इंटरकास्ट मैरिज करने वालों को मान्यता है, उनको अपनी संपत्ति में अधिकार मिलता है, इट इज ड्यू टू डॉक्टर रीसेन गौर। तो एवरी पर्सन हु इज intercaste marriage, he is very much thankful to Dr. Rising Gaur because society accepted. उसके बाद जो महिलाओं को वकालत करने का अधिकार मिला, महिलाओं को पहले वकालत करने का अधिकार नहीं था, लेकिन हरि सिंह गौर के कारण महिलाओं को वकालत करने का अधिकार मिला। और फिर देवदासी प्रथा, साउथ इंडिया से जो लोग जुड़े हैं वे जानते होंगे, देवदासी प्रथा ये मंदिरों में थी, स्त्रियों लड़कियों को देवदासी के रूप में रखा जाता था, उनका शोषण होता था। उन्होंने देवदासी प्रथा के विरोध में भी कानून बनवाया। तो तीसरा काम जो महिलाओं के उसमें किया, और चौथा काम जो उन्होंने किया कि महिलाओं की जो शादी की उम्र थी उस उम्र को उन्होंने बढ़वाया, कभी बाल विवाह नहीं, महिलाओं की एज ज्यादा होना चाहिए। तो देयर आर सो मेनी बिल्स व्हिच आर टू बी पास्ड बाय डॉक्टर हरि सिंह गौर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और उसके बाद आपको बता दें कि वो उन्होंने अपनी आत्मकथा, उनकी आत्मकथा 7 लाइफ्स, उन्होंने लिखा भी है कि आई वांट टू बी नोन एज ए सोशल रिफॉर्मर। वो चाहते थे कि एक समाज सुधारक के रूप में उनको जाना जाए, और इस पर काम कम हुआ। और मैंने आई ट्राई माई बेस्ट टू प्रूव हिम ए सोशल रिफॉर्मर। और मैंने भी डॉक्टर ऋषि पर एक पुस्तक लिखी है, डॉक्टर ऋषि गौर एक प्रेरक व्यक्ति, इट इज माई बुक। और इसमें मैंने बड़ा विस्तार से बताया है कि वो किस प्रकार सोशल रिफॉर्मर थे। तो एडवोकेट भी थे, उसके बाद सोशल रिफॉर्मर भी थे, उसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फाउंडर वाइस चांसलर बनते हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी को इतनी बेहतर ढंग से स्टार्ट करते हैं कि हर आदमी उनका मुरीद बन जाता है। चांसलर उनको सेकंड टर्म देते हैं, उसके बाद थर्ड टर्म मिलती है, उसके बाद वो नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनते हैं। और नागपुर में आपको बता दें कि जब एट द टाइम व्हेन वी आर हियर ही इज एडवोकेट, वो नागपुर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भी बनते हैं। और जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष बनते तो नागपुर में उन्होंने बहुत काम किया था। मैंने आपको बताया कि नागपुर इज प्रूव्ड टू बी ए लकी सिटी फॉर डॉक्टर हरि सिंह गौर। व्हेनेवर ही गो टू नागपुर, उनको काफी कुछ नागपुर ने दिया। उन्होंने वहां पर एक कोड़ियों के लिए अस्पताल खुलवाया, अकाल पीड़ितों के लिए रिलीफ फंड स्थापित किया, एक विशाल पार्क बनवाया, और रोड जो नागपुर की बेहतर है, इट इज ड्यू टू डॉक्टर हरि सिंह गौर। तो आज जो कोरोना महामारी है, उस समय भी एक रहस्यमय बुखार चलता था, उससे काफी मौत हो रही थी। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 2 लाख एनीसेक की शीशियां वहां बंटवाई थी, और सबसे पहले उस बीमारी पर कंट्रोल ऑल ओवर इंडिया डॉक्टर हरि सिंह गौर के द्वारा किया गया। तो इससे डॉक्टर हरि सिंह गौर का जो महत्व था, पावर था, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। और उसके बाद नागपुर में जब वाइस चांसलर बने तो उन्होंने नागपुर में फिर रिफॉर्म की, और अब उन्होंने लेट ही डिसाइड टू एस्टेब्लिश ए यूनिवर्सिटी एट सागर। और उनके जो मित्र थे, बाल सखा थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, एट दैट टाइम ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत के वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि आपका हम बात मानेंगे, लेकिन चूंकि हम भी इसमें पैसा देंगे। तो उस समय राजनीति के चाणक्य या आयरन मैन ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत की राजनीति का चाणक्य या मध्य प्रांत की राजनीति का लौह पुरुष कहा जाता था पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को। ही बिलोंग्स टू जबलपुर। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अगर जबलपुर में स्थापित करते हैं हरि सिंह गौर तो हम तैयार हैं। लेकिन हरि सिंह गौर ने स्पष्ट कह दिया, अगर विश्वविद्यालय स्थापित होगा तो सिर्फ सागर में। तो जब गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपना पूरा धन इसमें लगाऊंगा, और उन्होंने अपना पूरा 2 करोड़ रुपए जो उन्होंने कमाया था उसको दान में देकर सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की, और इस विश्वविद्यालय की स्थापना में कई प्रशासनिक अड़चनें थी। देयर आर सो मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने कहा, आप चिंता नहीं करिए, मैं सेंट्रल प्रोविंस का मुख्यमंत्री हूं। अच्छा, आपको बता दें कि यहाँ पर एक चीज महत्वपूर्ण कि जो पंडित रविशंकर शुक्ल थे
वो उनके अगर देखा जाए तो राइट हैंड अगर डॉक्टर हरि सिंह गौर थे तो लेफ्ट हैंड थे उनके पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। तो इन दोनों के बीच में जब सेंट्रल प्रोविंस में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में थे तब भी ये दोनों इलेक्शन लड़ चुके थे, उस समय भी इनके बीच में इश्यूज थे, लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल ने बड़े बेहतर ढंग से इनके बीच के इश्यूज को सॉल्व किया और 18 जुलाई 1946 जब सागर में विश्वविद्यालय स्थापित होना था उस समय ये डेट डिसाइड हो गई, लेकिन अभी भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी। तो इनको सॉल्व करने के लिए 18 जुलाई को पंडित रविशंकर शुक्ल तो नागपुर में थे ही, डॉक्टर हरि सिंह गौर भी नागपुर पहुंच गए। और डॉक्टर हरि सिंह गौर जब नागपुर पहुंचे तो वहां पर आप देखिए इधर विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है और पूरा सागर बड़ा खुश है कि आज विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है, लेकिन हरि सिंह गौर वहां पर नहीं है। आप देखिए जिस दिन हमारा विश्वविद्यालय स्थापित होता है उस दिन इसके फाउंडर यहाँ नहीं रहते, क्योंकि फाउंडर को मालूम था कि कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वो उसको निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के लिए वो उस समय होते हैं नागपुर में। और नागपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल और हरि सिंह गौर वो सब टेक्निकल जो भी फॉर्मेलिटीज थे उनको पूरा करते हैं। 18 जुलाई को विश्वविद्यालय स्थापित हो जाता है। तो ऐसे थे हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर हरि सिंह गौर। और जब विश्वविद्यालय स्थापित होता है तो साथियों आपको बता दें कि एक बार इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में हॉकी की टीम जीतती है, और जब जीतती है तो हॉकी के खिलाड़ी डॉक्टर हरि सिंह गौर मैच देख रहे होते हैं, तो हॉकी के खिलाड़ी को वो जब अप्रिशिएट करते हैं तो वो कहते हैं कि सर इस खुशी में छुट्टी होना चाहिए कल। तो हरि सिंह गौर कहते हैं कि नो, देयर इज नो हॉलीडे, आई एम एस्टेब्लिश्ड दिस यूनिवर्सिटी नॉट फॉर हॉलीडे, इवन व्हेन आई एम डाई देयर शुड बी नो एनी हॉलीडे। मतलब दोस्तों मैंने ये विश्वविद्यालय छुट्टी के लिए नहीं खुलवाया है, पढ़ाई के लिए खुलवाया है। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं जिस दिन मेरी भी मृत्यु होगी उस दिन भी विश्वविद्यालय में छुट्टी नहीं होगी। लेकिन वो इतना बड़े व्यक्ति थे कि प्रकृति भी जानती थी कि इनकी जो बात है इसकी लाज रखना है। तो 25 दिसंबर 1949 को जब उनकी मृत्यु होती है तो उसके बाद बड़े दिन की छुट्टी होती है, और आप देखिए कि ऑटोमेटिक 7 दिन की छुट्टी होती है। उनकी मौत की वजह से उनकी मृत्यु के बाद अपने आप छुट्टी होती है। तो ये होता है एक व्यक्ति की पावर, ये होता है सबकॉन्शियस माइंड का पावर, कि जो व्यक्ति आगे की पढ़ाई करने के लिए सागर से जबलपुर गया, विदेश गया, उस व्यक्ति ने और लोगों को सागर से जबलपुर नहीं जाना पड़े, नागपुर नहीं जाना पड़े, कहीं और ना जाना पड़े, तो उन्होंने उसी सागर में ज्ञान की गंगा बहा दी। तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर के पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड थी। तो साथियों मैंने आपको उनके बारे में बताया, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेल। और आपके अगर कोई प्रश्न हो, कुछ अगर आप पूछना चाहें कि क्या वाकई में इंस्पायरिंग पर्सनालिटी थी, कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो यू कैन आस्क मी दैट क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी आपके मन में अगर आता हो, कुछ लगता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। हाँ सर, हेलो। हाँ डॉक्टर हेलो, बोलिए। हाँ तो मुझे एक बात पूछना था कि आपने विश्लेषण में कहा था कि संत कबीर के सुक्ते द्वारा जो कबीर के सुक्त जो आहे, हाँ। उसके 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 बारे में आपने। हेलो, आप देखिए थोड़ा कनेक्ट, कुछ आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है इसमें। हेलो। हाँ जी। हेलो सर। हाँ एक सर, आपने जो अभी मृत्यु के बारे में बोला, तो जो हरि सिंह गौर जी की जो मृत्यु है वो तारीख फिर से बताइए सर प्लीज। एक्चुअली ये बताया था मैंने 25 दिसंबर 1949 को जब उनकी मृत्यु हुई,
तो उस दिन क्योंकि बड़े आपने देखा होगा कि जो बड़े दिन की छुट्टी होती है दिसंबर में, लॉन्ग हॉलीडेज होती है 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, तो वो छुट्टी ऑटोमेटिक हो गई थी। क्योंकि इसलिए नहीं हुई कि उस दिन इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर वाइस चांसलर की मृत्यु हुई थी। तो उनका जो कहना था वो इसलिए सत्य साबित हो गया क्योंकि उन्होंने उस दिन उनको पता नहीं था कि भाई मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसलिए उन्होंने कहा था कि हॉकी की टीम चाहती थी कि आज हम जीते, इस जीत की खुशी में छुट्टी होना चाहिए। और उनका कहना था कि छुट्टी, एक्चुअली वो छुट्टी में विश्वास ही नहीं करते थे, वो वर्क कल्चर में विश्वास करते थे, 24 आवर वर्क में विश्वास करते थे। तो ये हमने बताया था। और कुछ? मुझे कुछ तो आपके शंका होंगी। हाँ अरुण जी। हाँ सर जी, उनका जो डेथ हुआ तो कौन से कारण से हुआ सर? देखिए क्या बुढ़ापा हो के? ओल्ड एज थी। ओल्ड एज? हाँ ओल्ड अच्छा एज थी। और देखिए ओल्ड एज में देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। अच्छा सर, अच्छा, ओके ओके जी एक्चुअली आप देखिए ना कि वो लॉन्ग स्पान जी चुके थे। हाँ और कोई? हाँ गणपत जी। हाँ सर जी, और गांधी जी के आंदोलन में उनका, गांधी जी के आंदोलन में उसका कुछ रहा है क्या, हरि सिंह गौर का? हाँ भाई देखिए आंदोलन में एक्चुअली गांधी जी और हरि सिंह गौर, इनके जो आपस में जो विचार थे वो उतने मैच नहीं करते थे। लेकिन गांधी जी ने, जब हरि सिंह गौर ने एक किताब लिखी थी स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म, और गांधी जी ने उस किताब की काफी प्रशंसा की है। और आपको बता दें कि बुद्धिस्ट स्कॉलर इंडिया में 3 हुए हैं। एक B.R. अम्बेडकर, उन्होंने बुद्धा एंड हिज धम्म लिखी। सेकंड राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने बुद्धचर्या लिखी। और थर्ड डॉक्टर हरि सिंह गौर, इन्होंने स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म लिखी। और इन तीनों में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राहुल सांकृत्यायन को आपको बता दें कि उनका बुद्धिज्म पर इतना बड़ा कमांड था कि श्रीलंका के विद्यालंकार बिहार ने उनको ऑनरेरी प्रोफेसर नियुक्त किया था और वहां पर उनको त्रिपिटकाचार्य की उपाधि दी थी। और हरि सिंह गौर को बौद्ध धर्म के कारण, स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म के कारण, उनके जो बौद्ध धर्म के बारे में उनका जो सोच था उसके कारण उनको जापान में सेकंड बुद्धा कहा जाता था। जापान में उनको सेकंड बुद्धा कहा जाता था। तो ये मतलब उनका था। और कुछ? थैंक यू सर। देखिए पूछिए, अच्छा रहता है पूछने में। क्या होता है, कहीं कोई भी शंका है, कुछ भी है तो यू कैन आस्क मी। हेलो सर, नमस्कार। हाँ अरुण जी बोलिए। हाँ, मैं अरुण कटकोई बोल रहा हूँ जी इच्छागंज से। सर आपका लेक्चर बहुत अच्छा हुआ। Thank you very हमें much. दोबारा सुना है, पहले रिफ्रेशर में सुना है, उसके जी। बाद आज सुन रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सर आपके संपर्क में जो लोग आए तो आप हैं, पंकज सर है, संजय बरोलिया सर है, या आपके संपर्क में जो लोग आए, आप लोगों को कभी भी नहीं भुला पाएंगे। ऐसा आपका व्यवहार है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हम आपको धन्यवाद देते हैं उसके वास्ते। धन्यवाद सर। जी जी थैंक यू वेरी मच। चंद्रभान जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं वोट ऑफ थैंक्स बोलूंगा बाद में। वोट ऑफ थैंक्स करूंगा मैं। अच्छा ये चीज बताइए कि जो अपना मेन था कि इंस्पायरिंग पर्सनालिटी और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप बेहतर ढंग से समझ गए क्या नहीं? एवरी वन ऑफ यू, आप इस पे? हाँ जी सर ज्यादा वैसे समझे, लेकिन बहुत ज्यादा थोड़ा सा भी डाउट था, तो मैं सब बाद में दोबारा आपका होगा तो मैं पूछूंगा। मुझे पूछना था लेकिन मैं फिर मैंने कहा कि बाद में पूछूंगा, क्योंकि सेकंड लेक्चर आपका हुआ शायद, तो पूछूंगा मैं आपसे। दोबारा मुलाकात हो रही सर, पिछले साल FIP में भी आपसे मुलाकात हुई थी हमारी, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम फर्स्ट से भी। देखिए आपके जो भी डाउट्स है, आप देखिए 2 दिन है, 2 दिन बाद मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। सर इसलिए सर जो भी डाउट है आप जरूर लिख टाइम काफी हो रहा है सर, टाइम सर काफी होने का सर मैं इसलिए पूछ नहीं पा रहा था कि मैं वोट ऑफ थैंक्स करूंगा, क्योंकि टाइम काफी हो रहा है, इसलिए सर प्लीज। जी जी सर। एनी पार्टिसिपेंट्स कोई पूछेगा? और
हाँ नीलिमा जी, आप कुछ चाहती हैं पूछना? आपने वो जो कंसेप्ट हम हाँ लोगों जी। को समझाई सर, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की, काफी अच्छी कॉन्सेप्ट थी वो, और थैंक यू सर। चलिए, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है हेलो, हरि सिंह गौर के बारे में एनीवन? भी आपकी बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि वो कौन थे और कैसे ये सब। एवरीवन यू कम टू नो अबाउट डॉक्टर हरि सिंह गौर, और ये भी एवरीवन ऑफ यू कम टू नो। हाँ जी, हाँ जी। देवीदास जी। हाँ सर, हम महाराष्ट्र से बोल रहे हो सर। जो हाँ आपने जी, बताया सर, सर के जी बारे में हमें अभी तक कोई मालूम नहीं था सर, लेकिन आपने इतना अच्छा बोला कि डॉक्टर के बारे में हमें बहुत कुछ पता चला, क्योंकि महाराष्ट्र में कभी ऐसे व्याख्यान हुए नहीं अभी। इसलिए सर हमें बहुत अच्छा लगा डॉक्टर हरि सिंह के बारे में सुनकर सर। I've started my job from Maharashtra. I'm lecturer in civil engineering at Sri Sant Gadge Baba College, Bhusawal. थैंक यू मैं वहाँ 91 में अपना जॉब स्टार्ट किया था एज ए लेक्चरर। तो आई एम वेरी मच महाराष्ट्र, और वहाँ पर मैंने काफी मराठी भी सीखी। ऐसा क्या? अरे वाह, सही। थोड़ी बहुत मराठी मुझे आती थी, और बड़ा अच्छा लगता था मराठी सुनने में। और मुझे महाराष्ट्र में आप लोगों ने बहुत प्यार। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, टाइम हो रहा है, मैं वोट ऑफ थैंक्स सर आपके लिए करना चाहूंगा। जी, ओके। श्रीवास्तव सर आपके लिए। यस सर, फर्स्ट ऑफ थैंक यू फॉर योर वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड इनोवेटिव। सर आपसे दोबारा मुलाकात हमारी हो रही है, विशेषकर मेरी। सर मैं FIPA में मुलाकात किया था, और ये सोच बहुत मेरी इच्छा है कि आपसे अभी प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन हम आए वहां पर आपसे मुलाकात करें भौतिक रूप में। Sir, yeah, a very good morning to all. Respected Director Chardi, Dr. Bedri sir, Coordinator Dr. Pankaj sir, and all dear participants. On behalf of Dr. Hari Singh Gaur University, I feel immense pleasure to this opportunity to propose a vote of thanks to Professor eminent personality Professor B.K. Srivastav, Head of Department of History, Dr. Hari Singh Gaur University. सर आपने डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में, उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों के बारे में बहुत बेहतर ढंग से सर बताया। पहले भी मैं सुन चुका हूं आपसे इनके बारे में, और विशेषकर हिस्ट्री झांसी या बुंदेलखंड के बारे में हिस्ट्री आपसे मैं उस समय सुना था काफी हद तक। तो सर आपने इनके जो विभिन्न आयाम हैं डॉक्टर साहब के, कर्म और बनाम कर्म वर्सेस व्यक्ति के बारे में जो आपने हर तरह से सर बताया, वो बहुत ही अच्छा था सर। और चेतन मन के शक्ति के बारे में, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस के बारे में सर बेहतर बताया आपने इनका। और महिला शक्तिकरण में बहुत योगदान जो आपने विभिन्न ढंग से बताया डॉक्टर गौर सर के बारे में, किस किस प्रकार से महिला शक्तिकरण में इनका योगदान रहा, बहुत सर बेहतर ढंग से आपने इनको क्लियरफाई किया। एक और बात सर, जो राष्ट्रभक्त के बारे में हमें प्रेरणा मिलती है विभिन्न, वो इनके अलावा जो राष्ट्रभक्त थे सर, जैसे आपने बर्मा का उदाहरण दिया, वो आप इनको ज्यादा मिल रहा था पर डे, यहाँ पर मंथली उससे बराबर था उनका इनकम, लेकिन फिर भी वो वहां छोड़कर वापस आए। तो सर राष्ट्रभक्त की जो भावना है वो प्रेरणा मिलती है हमको कि हम ऐसा आगे करें, अपने देश के लिए करें सर। पुनः एंड द फर्दर एक्सटेंडेड सर, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन प्लीज। सर प्लीज थोड़ा पूरा कर लूं मैं। And further extended a hearty thanks and my deep regard to Dr. Bedri sir and Dr. Pankaj sir, who provided to us a virtual platform in the time of COVID-19 pandemic. My deep sense of appreciation and thanks to all the participants who choose to be live with us and attend the short-term course 2021 with great enthusiasm. Myself, Chandrabhan Singh, assistant professor, Kalpi College, Kalpi, District Jalaun, Uttar Pradesh. Once again, I thanks to all for being with us this morning. Thank you very much. Thank you very much. Sir, thanks. मेरा नंबर आप पंकज सर से ले लें, और नोट करना चाहें तो नोट कर लें, 94256 हाँ सर, 256 35675। एक बार रिपीट करना। 94256 35675।
आपको अगर कुछ भी चीज है तो आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। यू आर फ्री टू टॉक मी। थैंक यू सर। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आप जैसे सर महानुभाव और गुरुदेवों के सामने सर बैठने को एक वो मिल रहा है, हम लोगों को अवसर मिला सर। बहुत बहुत हम धन्य हैं आप लोगों के इसमें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ सैमप्रिया जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सैमप्रिया जी। बोलिए। नमस्कार।